जैसा हम पढ़ चुके हैं पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बारे में। जब पृथ्वी के बारे में हमने पढ़ा था तो पृथ्वी की आकृति जो हमने देखी थी वो पृथ्वी की आकृति न गोलाकार नहीं थी, वो अंडाकार थी। ठीक है, जियोइड इसकी आकृति होती है पृथ्वी की। तो अब पृथ्वी की उसी आकृति के आधार पर उसके घूर्णन को देखते हैं हम। तो पहला जो पृथ्वी का घूर्णन है वो घूर्णन गति है। दूसरी बात करते हैं वो परिक्रमण गति है। तो पृथ्वी की गतियां मुख्य रूप से दो हैं, एक तो घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। घूर्णन का अर्थ क्या होता है? घूर्णन का अर्थ होता है घूमना, और वो अपने अक्ष पर घूमना। जैसे लट्टू अपने अक्ष पर घूमता है, वैसे ही घूर्णन गति का अर्थ है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी भी घूमती है। यहां आप देखेंगे पृथ्वी को, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर इस तरह से घूमती है। ऐसा क्यों घूमती है? क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अपने अक्ष से थोड़ी झुकी हुई है। तो इस तरह से घूमती है हमारी पृथ्वी। तो इसको घूमने में कितना समय लगता है? तो 23 घंटे और 56 मिनट नक्षत्र के अकॉर्डिंग इतना समय लगता है। वैसे नॉर्मल एक दिन कितने घंटों में पूरा होता है? एक दिन 24 घंटों में पूरा होता है। तो इसी पृथ्वी के घूमने के कारण क्या होता है, ये बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी तो उससे होगा क्या? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के कारण क्या होते हैं? दिन और रात बनते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? जब कोई हिस्सा सूर्य के सामने आ जाता है तो वहां दिन होता है, और वही हिस्सा दूसरी तरफ चला जाता है तो वहां रात होती है। तो ये दिन और रात होती है। क्या दिन और रात पूरे साल भर एक जैसे होते हैं? नहीं होते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता है? हम देखते हैं सर्दियों में दिन छोटे और रातें लंबी होती है, और गर्मियों में दिन बड़ा और रातें छोटी होती है। ऐसा इसलिए होता है, पृथ्वी जो 23.5 डिग्री झुकी हुई, इसके कारण। इसी कारण ऐसा होता है, जो भाग उधर सामने आ जाता है सूर्य के ज्यादा समय तक तो वहां पर दिन ज्यादा हो जाता है, और जो भाग कम समय तक होता है वहां रातें कम हो जाती है। तो यही बात है, पृथ्वी के झुके होने के कारण दिन और रात बदलते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, ये क्यों बदलते हैं? पृथ्वी झुकी हुई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति क्या होती है? परिक्रमण गति होती है परिक्रमा लगाना। अब हमने जब सौर मंडल पढ़ाया तो सौर मंडल में देखते थे हम कि जब सूर्य होता है, सूर्य पृथ्वी के चारों, सूर्य जो होता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। अब ये जो चक्कर लगाती है ये वृत्ताकार चक्कर नहीं होता है, ये दीर्घ वृत्ताकार चक्कर होता है। दीर्घ वृत्ताकार चक्कर होता है। दीर्घ वृत्ताकार मतलब एक वृत्त तो है पर वो बड़ा वाला वृत्त है। तो ये एक बड़ा वृत्त है जिसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? पृथ्वी चक्कर लगाती है। अब यहां आपको बात ध्यान रखनी है कि एक परिक्रमण गति के लिए कितना समय लगता है? तो परिक्रमण गति करने के लिए 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, 365 दिन और 6 घंटे। आपको पता है 4 साल बाद फरवरी 29 की हो जाती है तो 366 दिन होते हैं, तो उसको लीप वर्ष कहा जाता है। तो यहां पर चक्कर लगाता कौन है? चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी सूर्य के। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है, जब ये एक दीर्घवृत्ताकार पथ है तो दीर्घवृत्ताकार पथ में जब सूर्य से पृथ्वी सबसे ज्यादा दूरी पर रहती है उसे उपसौर अपसौर कहते हैं, और जब पास में होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है। अपसौर और उपसौर में आपको यही बात ध्यान रखनी, यहां उ है और यहां अ है। तो आप देखें अ बड़ा होता है और उ छोटा होता है। ऐसा मानना है आपको कि उ में कोई है नहीं और अ में मात्रा लगी हुई अ है, तो ये बड़ा है, इसका मतलब ये लंबी दूरी पर। और उपसौर मतलब जो पास में है, इसलिए ये उपसौर। तो उपसौर और अपसौर वाली क्रियाविधि को आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपसौर कब होता है? तो उपसौर तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी पास में होते हैं, और अपसौर कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी दूर होते हैं। अब ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम पृथ्वी के बारे में थोड़ा डिटेल से और देखते हैं। पृथ्वी के दो गोलार्ध होते हैं, एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। क्या आपने कभी सुना होगा कि जो हमारा ध्रुव होते हैं वहां 6 घंटे तो क्या होती है? 6 घंटे तो दिन होता है और 6 घंटे रातें होती है। ऐसा क्यों होता है कि यहाँ नहीं 6 महीने तो दिन होता है और 6 महीने रातें होती हैं? ऐसा क्यों होता है? आपने बहुत सुना होगा, तो आपको इसके बारे में मैं बता दूं कि यहाँ पर आप देखें तो पृथ्वी जो ऐसे जा रही है तो पृथ्वी का ये वाला हिस्सा यहाँ 6 महीने तक रहता है, और फिर ये हिस्सा नीचे चला जाता है और ऊपर वाला हिस्सा 6 महीने तक सामने रहता है। तो इसके कारण जो इसका दक्षिणी ध्रुव है
यहां से देखें आप दक्षिणी ध्रुव, ये 6 महीने तक दिन रहते हैं और फिर ये दक्षिणी ध्रुव नीचे चला जाता है, तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव 6 महीने तक दिन रहता है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या होती है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको समझाई जाएगी। ऐसा नहीं है आपको कोई ज्यादा रटने वाली बात है, क्योंकि हमें हर चीज को इस तरह से समझना है कि यह जो हमारे दैनिक जीवन में जो घटनाएं हो रही है ये सभी पृथ्वी की जो गतियों के आधारित हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है? तो ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण कैसे होता है? तो हम यहां एक बात देखें, पहले यहां आते हैं अपन। यह तो उत्तरी भाग हो गया पृथ्वी का और ये दक्षिणी भाग हो गया। ये दो भाग है पृथ्वी के, उत्तरी और दक्षिणी भाग, दो भाग है। अब आप एक बात देखें, तीन हमारी अक्षांश रेखाएं होती है, कर्क, भूमध्य और मकर। इसको कभूम से याद कर सकते हो आप, और एक विषुवत रेखा होती है। आपको तीनों चीजें आपको याद रखनी है। तो यहां पर आप एक देखें, अक्षांश और देशांतर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको अच्छे से। अभी आप केवल इसको समझे कि कर्क, भूमध्य और मकर तीन हमारी अक्षांश रेखाएं। अब यहां पर हमें इंडिया जो है, इंडिया के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा तो हम ऊपर वाले गोलार्ध में आते हैं, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब आप नोट करें कि अभी जून का समय चल रहा है, या जून का जो महीना होता है, वो जून के महीने में गर्मी अधिक लगती है। क्यों गर्मी अधिक लगती है? इसका कारण है क्योंकि इस समय जो ये वाला हिस्सा जो है उत्तरी गोलार्ध का, ये सूर्य के सामने होता है और ज्यादा समय तक सामने होता है, जबकि दक्षिणी नीचे की तरफ होता है। तो यहां पर क्या होता है, यहां उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होता है, यहां पर गर्मी होती है। उत्तरी गोलार्ध में तो गर्मी होती है जून के महीने में। फिर जैसे जैसे आप जाते हो तो गर्मी जून के बाद फिर सितंबर में जाते हो तो यहां शरद ऋतु आती है, और फिर दिसंबर में आते आते ऊपर क्या हो जाता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध तो यहां चला गया, तो यहां पर सर्दियां हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर बसंत ऋतु यहां आती है, और उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में वापस गर्मियां आती हैं। तो यहां पर यदि हम उत्तरी गोलार्ध का बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है, और भारत के 21 जून के समय सबसे अधिक बड़ा दिन भी 21 जून होता है, और 21 जून के दिन यहाँ गर्मी होती है। और जैसे जैसे 4 महीने बाद 21 सितंबर को जाएंगे तो 21 सितंबर और 23 मार्च, ये दो ऐसे दिन है जहां दिन और रात समान होते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ आते हैं तो यहाँ दिसंबर होता है, 22 दिसंबर, और यहाँ रातें सबसे बड़ी होती है और दिन सबसे छोटा होता है। सेम इसका उल्टा कहाँ होगा? सेम इसका उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में होता है। कैसे दक्षिणी गोलार्ध में होता है? यहाँ देखें आप, दक्षिणी गोलार्ध वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये नीचे की तरफ रह गया है, और नीचे रहने की वजह से यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर सर्दियां होगी। फिर जैसे जैसे यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर शुरू होती है सर्दियों के बाद बसंत ऋतु, क्योंकि शरद और बसंत दोनों एक उल्टे हैं, तो बसंत ऋतु यहाँ आती है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर गर्मियां होगी, और फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ शरद ऋतु होगी। तो ये बात हमारे जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से संबंधित है। आपको ये ध्यान रखना है कि अभी जो गर्मियों में जो होता है जून, 21 जून, वहां गर्मी इसलिए होती है क्योंकि हम सूर्य के सामने ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारा जो झुका हुआ हिस्सा है वो सामने की तरफ है। फिर उसके बाद हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं शरद ऋतु आती है, और फिर हम जब इधर चले जाते हैं तो हम उस तरफ चले जाते हैं, और वो वाला हिस्सा हमारा क्या होता है, सर्दियों के कारण होता है। तो ये बात होती है, ऋतुओं का परिवर्तन किसके कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण होता है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि हम जब देखते हैं तो एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। तो ऐसा किस लिए होता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष? हम जब पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी के अंदर हम स्थित हैं और हमारे सामने चंद्रमा स्थित है। चंद्रमा 27 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता है। तो हमारे लिए हम जब इसको घूमते हैं तो घूमने के कारण हमारे घूर्णन गति के कारण जो चंद्रमा है वो 15 दिन तो हमें
मतलब बढ़ते हुए क्रम में दिखता है और 15 दिन हमें घटते हुए क्रम में दिखता है। अर्थात 15 दिन तो हमें ऐसे प्रतीत होते हैं शुक्ल पक्ष के और 15 दिन हमें कृष्ण पक्ष के प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो होता है वो पृथ्वी के झुकाव के कारण होता है और पृथ्वी के झुकाव के सामने इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? चंद्रमा लगाता है। इस कारण कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है। तो यहाँ पर हमने घूर्णन गति के कारण दिन और रात का होना और परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं के परिवर्तन होने को समझा है। देखिए अब हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में समझेंगे। सूर्य ग्रहण की जो संकल्पना है और चंद्र ग्रहण की संकल्पना है, इसको समझने से पहले हमें ये बात समझना है कि सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी है वो दोनों सूर्य से ही प्रकाश प्राप्त करते हैं। दोनों का कोई प्रकाश नहीं होता है। पृथ्वी भी सूर्य से प्रकाश लेती है और चंद्रमा भी सूर्य से ही प्रकाश लेता है और केवल पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा को पूर्ण रूप से प्रकाश प्राप्त होता है। अब हमें सूर्य ग्रहण की स्थिति कब आती है और चंद्र ग्रहण की स्थिति कब आती है? अब देखें, सूर्य जो होता है, हमें ये तो फिक्स है कि सूर्य है पृथ्वी और पृथ्वी के बीच में आएगा या चंद्रमा या इधर आएगा। चंद्रमा कभी सूर्य के चक्कर को लगा नहीं सकता है। तो स्थिति में केवल एक तरफ हमेशा सूर्य होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सूर्य कभी भी बीच में नहीं आता है। सूर्य हमेशा एक तरफ होता है। अब स्थिति तो इन दोनों की बदलती है, पृथ्वी या चंद्रमा की स्थिति बदलती है। अब आप ऐसे समझ लें कि सूर्य के ऊपर ग्रहण कब लगेगा? तो तब लगेगा जब हम यहाँ पर पृथ्वी पर हम देखेंगे तो चंद्रमा का प्रकाश सूर्य पर आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ये बात आपको या तो आप ऐसे याद कर ले। और दूसरी चीज, चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब हम यहाँ बैठे और सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे आ गई तो चंद्र ग्रहण हो गया। ये दो स्थिति बन जाती है। अब अमावस्या के दिन हमेशा सूर्य ग्रहण होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमावस्या को जो होता है वो चंद्रमा को पूर्ण रूप से प्रकाश प्राप्त नहीं होता है। इसके कारण पृथ्वी की छाया जो सूर्य की चंद्रमा के ऊपर से होते हुए डायरेक्ट किस पर पड़ती है? वो सीधे सूर्य के ऊपर पड़ती है। इस कारण वहां सूर्य ग्रहण होता है। दूसरी बात करें, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण इसलिए होता है क्योंकि पूर्ण रूप से चंद्रमा को प्रकाश प्राप्त होता है और पृथ्वी की पूर्ण रूप से छाया किस पर पड़ जाती है? चंद्रमा पर पड़ जाती है। अब आप फिर भी एक बात देखेंगे कि अमावस्या और पूर्णिमा तो हर महीने आती है और हर महीने चंद्र ग्रहण वो सूर्य ग्रहण नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चंद्रमा होता है वो चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ होता है और इस 5 डिग्री झुके हुए होने के कारण ऐसा हमेशा नहीं हो पाता है कि हमेशा अमावस्या और पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आपको देखने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी भी झुकी हुई होती है और चंद्रमा भी 5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद करनी है। ये फैक्ट वाली बात है जो आपको शायद ही कम बच्चों को पता होगी। ठीक है, हम यहीं पर अपना वीडियो खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे।